Jeet Classes complete 600 plus subscriber on YouTube. Thank you. Keep supporting us. Jeet नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत सिंह और फिर से आपका स्वागत करता हूं जीत क्लासेस के इस मंच पर, जहां हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। एक ऐसा मंच जहां हम सारे वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रहे हैं, विशेषकर आपका एसएससी, रेलवे और प्लस प्लस यूपी ट्रिपल एससी के यूपी के एग्जाम्स प्लस बिहार के एग्जाम्स जितने भी वनडे स्पेशल होते हैं उनको हम उसमें जीके और जीएस पोर्शन और प्लस करंट अफेयर के जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम कवर करने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। फिलहाल ये सबसे प्रैक्टिस करने का बेहतर तरीका किसी भी चीज़ का कि आप क्वेश्चन उठाओ और उससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन गैदर करो और उसके बाद एग्जीक्यूट करो अपने एग्जाम में, ठीक है। चलिए, आज का जो ये सीरीज़ है हमारा, वो फेसबुक स्पेशल सीरीज़ का सीरीज नंबर 6 है। ये हम वो क्वेश्चन लाते हैं जो हमने अपने फेसबुक पेज पर अपलोड किया होता है, इंस्टाग्राम पे अपलोड किया होता है, उस क्वेश्चन का हम एनालिसिस देते हैं ताकि आपका क्या हो सके, क्वेश्चन जो डेली हमारे डेली बेसिस पे वो क्वेश्चन अपडेट होते हैं उसका आप बेहतर एक्सप्लेनेशन पा सको, ठीक है। क्यों ऑप्शन मैंने वो 4 ऑप्शन डाले होते हैं ताकि आपका वो ऑप्शन ही ना बल्कि उससे रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। क्लियर? चलिए, तो इस बीच अगर मैं बता दूं, आप हमारी जीत क्लासेस को अगर फॉलो करना चाहते हो तो आप किसी भी मंच पे, यानी आप यूट्यूब पे है, फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इन सब का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहाँ से जाके आराम से फॉलो कर सकते हैं। आप जिस पे ज़्यादा एक्टिव होते हो आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिमाइंड करा दूँ, अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास नए नए अपडेट पहुँचता रहे। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही लोनार झील कहाँ स्थित है। देखिए, लोनार झील कहाँ स्थित है, चर्चा में क्यों रहा, 2 क्वेश्चन रहा। लोनार झील सबसे पहले याद रखिए, लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है और ये एक ऐसी झील है जो आपके मेटेओराइट के टकराने के कारण निर्मित हुई है, यानी उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण इसका निर्माण हुआ है। क्लियर? तो पहली चीज तो ये की हो गई कि इसका ये है कहाँ, तो लोनार झील महाराष्ट्र में है। दूसरी बात, ये चर्चा में क्यों रही, तो चर्चा में ये इसलिए रही है क्योंकि रामसर साइट में इसको अभी शामिल किया गया है, यानी ये 2020 का ये झील नंबर कौन सा था, सेकंड था, जिसको क्या किया गया, शामिल किया गया, ठीक है। कुल 2020 में 3 झीलों को शामिल किया गया है रामसर साइट में, ठीक है। रामसर साइट क्या है भाई, रामसर साइट आपके वेटलैंड कंजर्वेशन है, यानी आपके आर्द्र भूमि का जो संरक्षण होता है उससे रिलेटेड है रामसर साइट, ठीक है। तो इसमें जो शामिल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे वनडे एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे पहली चीज कि लोनार झील महाराष्ट्र में है और ये रामसर साइट में शामिल की गई है, इसलिए ये चर्चा में रही। दूसरी बात कि इसका कलर, ये जो आप ग्रीन देख रहे हो, ब्लू देख रहे हो, इसका कलर कुछ ऑर्गेनिक के कारण, कुछ ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन के कारण पिंकिश हो गया था, ठीक है, पिंक कलर का हो गया था, जिसके कारण ये 2 साल पहले भी चर्चा में रही थी। क्लियर है? चलिए, 3 झील मैंने बताया 2020 में शामिल हुआ था, उसमें आपका लोनार झील हो गया, दूसरा सुर सरोवर या कीथम झील जो उत्तर प्रदेश में है, और तीसरा शोकर, यानी आधा तो और शोकर जो है वो लद्दाख का झील है। इसको 42वें नंबर पे शामिल किया गया, यानी अब तक में भारत का ये कौन सा हो गया, 42वां कुल टोटल रामसर साइट हो चुके हैं। क्लियर है? चलिए एक एक करके, अगर राजस्थान में झील की बात करें तो राजस्थान में पुष्कर झील है, महाराष्ट्र में लोनार झील है, मिजोरम में पलक झील है जो मिजोरम की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये कुल झील हो गए और झील के बारे में पूरा विस्तार, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी कहाँ स्थित है। देखिए, आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा भारत का राज्य बना है जहां पर अभी 3 राजधानियां हैं, ठीक है। कौन कौन सी है, सब अलग अलग, यानी लेजिस्लेटिव अलग, जुडिशरी अलग और एग्जीक्यूटिव अलग, यानी कार्यकारी राजधानी अलग, विधायी राजधानी अलग और न्यायिक राजधानी अलग है, ठीक है। तो कार्यकारी राजधानी कहाँ है, जहाँ, यानी जहाँ से सरकार क्या करेगी, बैठ के अपना एग्जीक्यूशन पॉलिसी करेगी, अपना पॉलिसी एग्जीक्यूट करेगी। तो ये है आपका विशाखापट्टनम में, यानी विशाखापट्टनम में आपका कार्यकारी राजधानी हो गया, जबकि अमरावती में विधायी राजधानी है, ठीक है। अमरावती में कौन सी राजधानी बनी, विधायी, यानी विधायी मतलब लेजिस्लेटिव कैपिटल कौन बना, अमरावती। हैदराबाद अभी संयुक्त रूप से राजधानी के रूप में चल रहा है, किसका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का। सन 2014 में इसका अनाउंसमेंट हुआ था कि आगे आने वाले 10 साल तक क्या हैदराबाद
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों का संयुक्त रूप से राजधानी रहेगा। ठीक, तो 2014 से 2024 तक ये हैदराबाद संयुक्त राजधानी रहेगी इन दोनों आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना की। विशाखापट्टनम मैंने बताया ये कार्यपालिका की राजधानी हो गई, यानी कार्यकारी राजधानी हो गई। कुर्नूल में न्यायिक राजधानी बनाई गई आंध्र प्रदेश की। न्यायिक मतलब जुडिशियल, आपके जुडिशियल रिव्यू यानी जुडिशियल आपका कैपिटल, जुडिशियल कैपिटल कुर्नूल में। विधायी मतलब लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती में। कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव कैपिटल विशाखापट्टनम में। बहुत प्लस बीच में एक बता दें कि अगर आप हमारे इस जो सेशन है, ये जो सेशन का अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के साथ साथ जो सारे हमारे सोशल साइट्स के लिंक दिए गए हैं उसके साथ हम इस पीडीएफ को भी अटैच कर देंगे। आप वहां से भी आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। You may follow on YouTube, Facebook and WhatsApp. Links are provided in description box. अगला प्रश्न कह रहा है कि धन विधेयक की बात किस अनुच्छेद में की गई है। पॉलिटी सेक्शन से क्वेश्चन देखिए, धन विधेयक यानी मनी बिल की बात किस अनुच्छेद में की गई है। मनी बिल की जो बात है वो अनुच्छेद 110 में की गई है। ठीक है, 107 में जो है वो नॉर्मल विधेयक यानी आपका जो सामान्य विधेयक है उसकी बात की गई है। 112 में हमारे बजट की बात, यानी बजट याद रखिएगा, बजट शब्द हम इस्तेमाल जरूर करते हैं लेकिन बजट शब्द का उल्लेख पूरे भारतीय संविधान में नहीं है। उसको बजट को हम किस रूप में जानते हैं, तो बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है, यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से उसको कहाँ आपके संविधान में जगह दिया गया है, इस नाम से उसको जाना जाता है, जिसको हम नॉर्मली आम भाषा में बजट बोलते हैं। तो ये कौन सा अनुच्छेद है, 112। 107 सामान्य विधेयक, 110 धन विधेयक, 112 बजट के बारे में और 117 फाइनेंस विधेयक यानी वित्त विधेयक के बारे में बात करता है। ये सारे बजट स्पेशल अनुच्छेद हो गए, एक साथ हो गए, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट रख लेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए कि एक साथ सारे विधेयक की बात हो जा रही है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। धन विधेयक बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ बजट। ठीक है, तो 110 धन विधेयक और बजट 112। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। देखिए, इसका भी मैं कई बार सीरीज बता चुका हूं कि ये जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम है, जितने भी अधिनियम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्रम से लाइन याद कर लीजिए कि मैंने इसका बताया था कि 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था, यानी सबसे पहले आप एक वन्य जीव को टारगेट करिए संरक्षित करने के लिए, कंजर्व करने के लिए वन्य जीव में। उसके बाद टारगेट करिए कि स्पेशल वन्य जीव, यानी हमने टाइगर को सेलेक्ट किया, यानी 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1973 में बाघ संरक्षण अधिनियम यानी प्रोजेक्ट टाइगर जो आया था, फिर 1980 में जो है वो वन के लिए संरक्षण है, यानी वन संरक्षण अधिनियम 1980। जब वन संरक्षित हो गया तो अब क्या करेंगे, हम अब पर्यावरण की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। लाइन से है, पहले वन्य जीव के बारे में सोचेंगे, फिर स्पेशली टाइगर के बारे में 73 में, फिर 80 में हम 80 में हम वन के बारे में, फिर 86 में हम करेंगे पर्यावरण के बारे में, और जब सब संरक्षित हो जाएगा तब हम बात करेंगे 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम के बारे में। ठीक है, तो कितना अच्छा क्रम से लगा हुआ है, तो एक साथ याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि 1972 में वन्य जीव, 1973 में बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर, 1980 में वन संरक्षण अधिनियम, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। ठीक है, लाइन से एकदम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि लेप्चा जनजाति भारत के मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है। देखिए, जनजाति से क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जनजाति में लेप्चा जो जनजाति है वो सिक्किम में मुख्यतः पाई जाती है। ठीक है, तो लेप्चा जनजाति कहाँ की होगी, सिक्किम की। बाकी मेघालय की अगर बात करें तो वहाँ पे जो रेंजेस है गारो खासी जयंतिया, गारो खासी, तो गारो खासी ये जनजाति मेघालय में पाई जाती है। मोपला से याद रखिएगा, केरल में मोपला विद्रोह, मोपला मुसलमान जो थे उन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है, 1921 में, तो वही मोपला जनजाति जो है वो केरल में स्थित। ठीक है, केरल में है ये लोग, इनकी सबसे ज्यादा जनसंख्या केरल में पाई जाती है। बाकी अगर बुक्सा और भोटिया की बात करें तो ये उत्तराखंड की जनजातियां हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 जनजाति 5 जनजाति ऐसे तैयार हो गया आपका। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी है,
तो वो जो है वो गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ध्यान रखने की बात है कि बुक्सा और भोटिया उत्तराखंड, यूपी इन सब क्षेत्रों में पाई जाती है, जबकि गोंड जनजाति जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इन सब रेंजेस में फैली हुई है। क्लियर? तो इससे ये बन गया क्वेश्चन आपका। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है करंट से मानव विकास सूचकांक 2020 के तहत विश्व में भारत की रैंक क्या है। देखिए मानव विकास सूचकांक दिसंबर में जारी होता है, तो 2020 अभी तो 21 में आया नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया 2020 का। ध्यान रखने की बात है कि 2020 में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 131 था, ठीक है, 131 था, याद रखिएगा 131, ठीक है, 131 रैंक पे भारत मानव विकास सूचकांक में था, जबकि 2019 में भारत 129वें स्थान पर था। कितने देशों में? तो मानव विकास सूचकांक जो है वह 189 देशों की ये सूची है, जिसमें भारत का स्थान इस बार यानी 2020 में 131 रहा है और पिछली बार 2019 में 129 रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ये दोनों किससे रिलेटेड है, तो मानव विकास सूचकांक से, ठीक है। अब अगर इन दोनों की बात करें, ये ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की, तो अभी 2-3 दिन पहले जारी हुई थी विश्व खुशहाली दिवस, ठीक, सॉरी खुशहाली सूचकांक। तो उसमें क्या था, विश्व खुशहाली सूचकांक में रिपोर्ट में अभी भारत का जो रैंक है वो 139th रिकॉर्ड किया गया, यानी कब, 2021 का, ये बहुत रिसेंट का हो गया। 139th रैंक किसका है भारत का, आउट ऑफ 149th, क्योंकि इस बार देशों की संख्या कम की गई है, ठीक है। टोटल 156 देश पिछली बार कैलकुलेट किए गए थे, लेकिन इस बार सिर्फ 149 देशों में गणना की गई है, जिसमें भारत का स्थान 139 रहा है, ठीक है। और पिछली बार जब 2020 में 156 देशों में किया गया था, तो उसमें भारत का स्थान 144 रहा था, 144th रहा था। तो इंपॉर्टेंट है, अब एक एक करके देख लीजिए कि मानव विकास सूचकांक 2020 के तहत भारत की रैंक 131 2020 में, 129 2019 में, और अगर हम ये कर दें कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट या विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान इस बार कितना है, तो 139th रैंक है, ठीक है, 2021 में। क्लियर? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी क्लासेज के पेज पर 1000 प्लस लाइक के लिए हम आप सबका धन्यवाद करते हैं। जी चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है, ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। देखिए पर्वत श्रृंखला की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। पर्वत श्रृंखला मतलब माउंटेन रेंज की बात हम कर रहे हैं, हम यहाँ पे माउंटेन पीक की बात नहीं कर रहे हैं, यानी पर्वत चोटी की बात नहीं कर रहे हैं। सबसे लंबी में माउंट एवरेस्ट का ऑप्शन देख के फटाफट टिक लगा दिया लोगों ने, ये गलत है। पर्वत श्रृंखला यानी आपका किसका, माउंटेन रेंज की बात कर रहा है। सबसे लंबी मतलब सबसे लंबा माउंटेन रेंज कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंडीज। एंडीज है कहाँ, तो ये साउथ अमेरिका का पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। ये साउथ अमेरिका है, तो देखिए ये पूरा एंडीज यहाँ से चील से होते हुए ये पूरा यहाँ तक गया हुआ है, ठीक है। तो ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। पर्वत श्रृंखला पर बसे होते हैं छोटे छोटे बड़े बड़े चोटी। तो एंडीज की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एकांकागुआ है, ठीक है, वो जो सबसे ऊंची चोटी है। और अगर पूरे विश्व की पूछे कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, 8848 इसका हाइट है। क्लियर है? तो इसका कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछे तो वो एंडीज हो जाएगा। एंडीज से छोटा है रॉकी और रॉकी से छोटा है हिमालय, ठीक है। यानी ये टॉप 3 माउंटेन रेंजेस हैं लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंडीज, फिर रॉकी, फिर हिमालय। क्लियर? और माउंट एवरेस्ट क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत चोटी, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि मार्ले-मिंटो अधिनियम किस वर्ष भारत में लागू किया गया। देखिए मार्ले-मिंटो अधिनियम फ्रॉम हिस्ट्री सेक्शन, मार्ले-मिंटो अधिनियम सन 1909 में इसको लागू किया गया था, ठीक है। जिस समय हमारे वॉइसरॉय कौन थे, मिंटो थे, और उस समय भारत के सचिव कौन थे, जॉन मार्ले थे, ठीक है। इसमें क्या हुई थी, सबसे बड़ी अनाउंसमेंट हुई थी जो मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी। मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी 1906 से, जब मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ उस समय से ये डिमांड कर रही थी कि हमें क्या करें, हमें पृथक निर्वाचक मंडल दिया जाए, यानी हमको सेपरेट इलेक्टोरल दिया जाए, जहां से हम क्या करें, अपने कैंडिडेट को रिप्रेजेंट कर सकें और हम चुनाव लड़ सकें। और ये चाहती थी ब्रिटिश कि किसी तरह ये लोग आपस में बटे, हिंदू मुस्लिम बटे। तो इसलिए 1909 में उन्होंने क्या किया, 6 से उन्होंने डिमांड किया मुस्लिम लीग ने, और 1909 में ये लोग मान भी गए, ठीक है। तो मार्ले-मिंटो अधिनियम का सबसे बड़ा जो फैक्ट पॉइंट है कि ये
पृथक निर्वाचन मंडल, ये पहली बार भारत में लागू हुआ पार्लियामेंट अधिनियम के तहत। कब? 1909 में। 1906 में क्या हुआ? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, ठीक है। 1919 में क्या हुआ? देखिए 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया, ठीक है। 1909 में मार्लियामेंटो अधिनियम आया था और 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था। उस समय वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड थे, और भारत के सचिव कौन थे? मॉन्टेग्यू, इसलिए उसका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम नाम रखा गया। क्लियर? 1919 में जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट था उस अधिनियम का कि द्वैत प्रांतों में द्वैत शासन अधिनियम द्वैत शासन लागू किया जाएगा। क्लियर? 1928 में, देखिए 1928 में आपका साइमन कमीशन भारत आया था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था, जिसमें 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। ध्यान रखने वाली बात है कि 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था, जबकि 1928 में वो भारत आए थे, ठीक है, जिसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, जिसके कारण उनका विरोध भी हुआ था। क्लियर है? चलिए, तो ये सेक्शन कंप्लीट हुआ, इसकी क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला टायर पार्क कहाँ खोला जाएगा। देखिए करंट का क्वेश्चन है, पहला टायर पार्क, इसमें पार्क वो पहला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि भारत का पहला टायर पार्क, ये देखिए एक ऐसा पार्क है जो बेकार पड़े हुए आपके टायर से ये निर्मित किया जा रहा है, ताकि इसमें क्या हो, कुछ अट्रैक्टिव हो, कुछ नया इनिशिएशन हो, जिसकी वजह से ये बच्चे वहाँ पे ज़्यादा थोड़ा अट्रैक्ट हो, ठीक है। तो ये कहाँ खोला जा रहा है? तो ये खोला जा रहा है आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क खोला जा रहा है। उड़ीसा में क्या? उड़ीसा में सबसे बड़ी बात कि देखिए पार्क के हिसाब से देखा जाए तो पहला फायर पार्क खोला जा रहा है उड़ीसा में। क्लियर? फायर पार्क। और एक चीज और, उड़ीसा के भुवनेश्वर में याद रखिएगा कि अपने पूरे भारत का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 2023 का पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप खेला जाएगा, ठीक है। उसका नाम क्या है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, ठीक है। तो उसमें याद रखिएगा उड़ीसा से 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट कि पहला फायर पार्क और दूसरा आपके हॉकी, सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम यहाँ पे खोला जा रहा है, ठीक है। चंडीगढ़ में बटरफ्लाई पार्क अभी स्थापित किया गया है रिसेंट में। उत्तराखंड में बहुत सारे पार्क, यानी मॉस गार्डन है, लाइकेन पार्क है, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है, ये सब उत्तराखंड में खोला जा रहा है। तो याद रखिएगा इसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट कि पश्चिम बंगाल में टायर पार्क, उड़ीसा में फायर पार्क, चंडीगढ़ में बटरफ्लाई पार्क और उत्तराखंड में लाइकेन पार्क या मॉस गार्डन कह लीजिए। क्लियर? इसका निर्माण किया जा रहा है, ठीक, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि फीफा की ताजा रैंकिंग के अनुसार पहले रैंक पर कौन सा देश है। देखिए फीफा से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत की रैंक क्या है या कौन सा देश अभी फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में पहले स्थान पर चल रहा है। कभी कभी फीफा से अगर क्वेश्चन उठाता है तो ये पक्का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो फीफा की ताज़ा रैंकिंग के अनुसार जो पहले रैंक पर काबिज है वो है आपका बेल्जियम, ठीक है। यानी बेल्जियम जो है वो सबसे अभी टॉप लीडिंग कंट्री है फीफा वर्ल्ड रैंकिंग। क्लियर? और बाकी की अगर बात करें तो अर्जेंटीना 7th रैंक पर है, फ्रांस 2nd रैंक पर है, और भारत की स्थिति जान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 104th रैंक पर है, 104वीं रैंक पर भारत काबिज है इस समय फीफा की ताज़ा रैंकिंग के अनुसार अप टू जनवरी 2021, ठीक है। चलिए तो ये याद रखिएगा। एक चीज़ और कि फीफा से आप फुटबॉल से याद रखिएगा कि अर्जेंटीना के एक खिलाड़ी थे डियागो मैराडोना, जिनका अभी बहुत बहुत मशहूर खिलाड़ी थे मैराडोना, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये किसके खिलाड़ी थे? तो अर्जेंटीना के प्लेयर थे, ठीक है। तो निधन हुआ है तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अर्जेंटीना से वो हैं और अर्जेंटीना की फीफा में रैंकिंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक। तो ध्यान रखिएगा इसको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते रहिए आप जीत क्लासेज विद सुजीत सिन्हा, जहां हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया। देखिए अभी डीआरडीओ का एमटीएस का पेपर होने वाला है, उसके लिए डीआरडीओ का एक क्वेश्चन पेट होता है, तो शायद ये आ जाए क्योंकि अभी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। तो डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार हेमंत कुमार पांडे जी को मिला है, ठीक है। ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर कौन है? तो हेमंत कुमार पांडे जी।
अब डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? अभी जी सतीश रेड्डी का भी हाल ही में 2 वर्षों के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और ये फिर से जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के आपके क्या हैं? अध्यक्ष भी हैं। अभी फिलहाल में भी यही चल रहे हैं, ठीक है। अब जी सतीश रेड्डी के पहले कौन था? तो जी सतीश रेड्डी के पहले अविनाश चंदेल साहब थे, ठीक है, अविनाश चंदेल साहब, ठीक। और के सिवान के बारे में, तो ये कौन है? ये इसरो के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। ध्यान रखिएगा, क्या मैंने बताया कि जी सतीश रेड्डी अभी डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं, जबकि हेमंत कुमार पांडे जी को डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार हासिल हुआ है, अभी सम्मानित किया गया है। क्लियर? के सिवान इसरो के अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बना है? देखिए इसी वीडियो में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं उड़ीसा के नाम से, कि अगर उड़ीसा के नाम से आएगा तो दो चीज़, एक फायर पार्क और एक आपका राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ है? तो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भारत का राउरकेला में, यानी भुवनेश्वर आपके उड़ीसा में बनाया जा रहा है, ठीक है। अहमदाबाद में, देखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम अगर पूछे तो वो आपका क्या हो जाएगा? राउरकेला में हो जाएगा, ठीक है। जबकि भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम है, जो अब जिसका नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, ठीक है। कितने वहाँ 1,10,000 दर्शक बैठने की क्षमता है उस ग्राउंड में। क्लियर है? तो इसका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम पूछे तो राउरकेला कहाँ? उड़ीसा में, ठीक है, जहाँ पे 2023 का पुरुषों का विश्व कप खेला जाएगा हॉकी का, ठीक है। और अहमदाबाद में अभी मैच चल रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच, ठीक है। तो इसमें कहाँ है? अहमदाबाद में, गुजरात में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया, ठीक है। चलिए, तो इसका दोनों ऑप्शन ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? देखिए मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पीसीएस के लिए, खासतौर पे पीसीएस का अगर प्री देने जा रहे हैं आप, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो हैरड और डोमर मॉडल पे स्थित है, यानी हैरड डोमर मॉडल पे प्रथम पंचवर्षीय योजना है जो 1951 से लेकर 56 तक चली थी। क्लियर? इसका मुख्य जो लक्ष्य था वो कृषि से रिलेटेड उत्थान के लिए था, ठीक है, यानी इसका जो विशेष फोकस था वो एग्रीकल्चर सेक्टर था, ठीक। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है वो हैरड डोमर मॉडल है और इसका लक्ष्य क्या था? तो कृषि में बेहतर करने का, ठीक है। दूसरा पंचवर्षीय योजना, उसका जो आपका मॉडल था वो महालनोबिस मॉडल है। क्लियर? दूसरा सेकंड पंचवर्षीय योजना का, सेकंड प्लान का। इसका जो सेकंड प्लान का जो मुख्य लक्ष्य था वो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन को था, ठीक है, इंडस्ट्री को ग्रोथ कराने के लिए था, ठीक। तीसरा जो है वो सैंडी और चक्रवर्ती मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला जो है वो हैरड डोमर, दूसरा जो है वो महालनोबिस मॉडल, तीसरा जो है वो सैंडी चक्रवर्ती मॉडल। थर्ड प्लान था, इसमें क्या था? कृषि तथा उद्योग को दोनों का सामंजस्य बिठा के भारत का ग्रोथ करना था। क्लियर? और ये जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल जो है वो 8th प्लान यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसका मुख्य जो मॉडल था वो जॉन डब्ल्यू मिलर ने तैयार किया, वो इस पर आधारित है। क्लियर? अक्सर पूछा जाता है कि महालनोबिस मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित है? तो दूसरा। हैरड डोमर पर तो पहला, और सैंडी और चक्रवर्ती मॉडल पर तीसरा पंचवर्षीय योजना। क्लियर? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के सेशन के लास्ट प्रश्न की तरफ। तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन ये है कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल बंदरगाह कौन सा है? ठीक है, कहाँ स्थित है? तो देखिए आर्टिफिशियल बंदरगाह जो आर्टिफिशियल पोर्ट जो है वो कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा जो आर्टिफिशियल पोर्ट है वो आपका चेन्नई में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि चेन्नई में भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल बंदरगाह स्थित है। अगर प्राकृतिक बंदरगाह की बात करें तो मुंबई में हो जाएगा कि मुंबई में देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। सबसे गहरा बंदरगाह की बात करें तो विशाखापट्टनम में सबसे गहरा बंदरगाह हो जाएगा। याद रखिएगा कि सबसे बड़ा प्राकृतिक मुंबई में, सबसे गहरा विशाखापट्टनम में, सबसे बड़ा आर्टिफिशियल जो है वो आपका हो जाएगा चेन्नई में, और सबसे बड़ा पोत प्रांगण यानी ऐसा जगह जहां पे क्या हो, शिप का आपका प्रांगण हो, मतलब बहुत सारे शिप एक साथ इकट्ठे हो सके, वो है कोच्चि में। ठीक है, तो कोच्चि में सबसे बड़ा पोत प्रांगण।
क्लियर है ना? तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। एक हाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट सेक्शन से क्वेश्चन कि भारत के अब प्रमुख कितने बंदरगाह हैं अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहले अभी 1 साल पहले तक था भारत के 12 प्रमुख बंदरगाह हैं, लेकिन अब भारत के 13 प्रमुख बंदरगाह हो चुके हैं। यानी 13th मेजर पोर्ट जो बना है, नया बना है, जिसको गवर्नमेंट ने अभी इंट्रोड्यूस किया था कि हाँ ये बनेगा, इस पर सेटिंग स्टार्ट कर दी गई है बेहतर तरीके से। ठीक है, तो अब जो 13वां पोर्ट हो गया है वो है आपका वडावन। ठीक है, VADHAVAN वडावन पोर्ट जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है और ये देश का 13वां मेजर पोर्ट बनने जा रहा है या बन गया, जो भी कह लीजिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अब से अगर पूछे कि भारत का कितने बंदरगाह मेजर हैं, तो मेजर बंदरगाह की संख्या यानी प्रमुख बंदरगाहों की संख्या 12 से बढ़ के अब 13 हो चुकी है। 13वां कौन सा है? वडावन बंदरगाह जो महाराष्ट्र में स्थित है, जो आपका मुंबई का भार कम करने के लिए स्पेशली बनाया जा रहा है। क्लियर? तो चलिए, ये था आज के बेहतरीन प्रश्न जो कि आप हमारे थंबनेल में देखा होगा कि थंबनेल में हमने पहले ही कहा था कि जबरदस्त एमसीक्यू की सीरीज है। आप वही क्वेश्चन पढ़ो जो बेहतर से बेहतर एकदम प्रोबेबिलिटी जिसकी 90% मोर देन 90% हो आपके एग्जाम में आने की। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि वही प्रश्न दें जो आपके लिए क्या हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो चलिए, अगर आप हमारे पूरे वीडियोस को आपने देखा तो बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लस अगर आपने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए इसको। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, प्लस इंस्टाग्राम पे आप हमें हर जगह फॉलो कर सकते हैं। जहां आप ज़्यादा एक्टिव हो वहां हमें फॉलो करिए। हमें कमेंट करके बताइए हमारे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, नमस्कार। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।